हेलो दोस्तों, ENAM ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेबर लॉ का एक लैंडमार्क जजमेंट सौराष्ट्र साल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस बाय बालू राजा एवं अदर का केस देखेंगे। इस केस को लाने का मेरा उद्देश्य केवल और केवल यह है कि इसे सरल भाषाओं में अपने दोस्तों को समझा सकें। मैं भी एक LLB स्टूडेंट हूँ और A1 से जब मैं पढ़ा तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इसको अब सरल भाषा में और सही तरीके से मैं इस YouTube चैनल में आज पढ़ाऊँगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस का नाम है सौराष्ट्र साल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस बाय बालू राजा एवं अदर, जिसमें वादी जो है सौराष्ट्र साल्ट कंपनी है और प्रतिवादी बाय बालू राजा एवं अदर हैं। इस केस का जो संदर्भ है AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 881 है। इस केस का जो सब्जेक्ट है, विषय, वह यह है कि यह वाद कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा 3 से संबंधित है। A1 में लिखा है कि धारा 2 से संबंधित है, लेकिन उसमें धारा 2 में परिभाषा दिया हुआ है, मैंने एक्ट देखा है तो, और धारा 3 में कर्मकार्य के लिए प्रतिकर का प्रावधान दिया गया है। तो यही छोटी छोटी गलतियों के कारण पेपर में नंबर कम मिलते हैं और हमारा पूरा केस गलत हो जाता है। तो यह जो केस है, यह बात कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा 3 संबंधित है और इस बात में यह निर्धारित किया गया है कि अपने काम की समाप्ति के पश्चात यदि कर्मकार वापस लौट रहे हैं तथा कोई दुर्घटना हो जाती है तो वे रोजगार के काल में नहीं माने जाएंगे तथा इसके लिए मालिक प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने काम की समाप्ति के पश्चात या काम में जाने से पहले, काम की समाप्ति के पश्चात वापस लौट रहा है या कोई काम में जाने से पहले उसे किसी रास्ते में या कहीं दुर्घटना हो जाती है तो वह रोजगार के काल में नहीं माना जाएगा, ड्यूटी टाइम्स में नहीं माना जाएगा, ड्यूटी आवर्स में नहीं माना जाएगा और उसे मालिक के द्वारा प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। इस बात में, इस विषय में चर्चाएं की गई, विचार किया गया है। बाद के तथ्य इस में है, जो अपीलकर्ता कौन है? सौराष्ट्र कंपनी है। अपीलकर्ता सौराष्ट्र कंपनी सौराष्ट्र साल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसमें स्थायी तथा अस्थायी दोनों तरह के कर्मचारी कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट इसका, अपीलकर्ता का नमक कारखाना पोरबंदर शहर के सामने एक खाड़ी के पास है। पोरबंदर जो गुजरात है, वहाँ एक खाड़ी के सामने जो अपील करता है उसका सौराष्ट्र साल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्थित है। तीसरा पॉइंट इसका है, उक्त शहर से नमक कारखाने तक जाने के, जो पोरबंदर शहर है वहाँ से नमक कारखाने तक जाने के लिए क्या है, कम से कम 2 रास्ते हैं। एक जो 6-7 मील दूर है, स्थलीय मार्ग है 6-7 मील दूर, और जो दूसरा है खाड़ी के रास्ते जिसे नाव द्वारा पार करना पड़ता है। ठीक है। चौथा पॉइंट इसका है, खाड़ी को बिंदु A से पार कर बिंदु B पर पहुंचा जा सकता है। खाड़ी मतलब कोई भी जैसे नदी होती है उसको 2 किनारा होता है, एक किनारा ये और एक किनारा, तो दोनों किनारों के हमने एक को A बिंदु नाम दिया है और एक को B बिंदु नाम दिया है। जो खाड़ी साइड का बिंदु है B नाम दिया गया है और जो कंपनी साइड का बिंदु है उसको B नाम दिया गया है, और जहाँ से लोग पोरबंदर शहर की ओर का जो किनारा है उसे A नाम दिया गया है। ठीक है। तो बिंदु B पर पहुँचा जा सकता है, जो रेतीले इलाके में है बिंदु B, क्योंकि खाड़ी किनारा है, और तथा रेतीला इलाका पार करके नमक घाट और नमक कारखाना तक पहुँचा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि बिंदु A से अगर हम नाव द्वारा जाते हैं खाड़ी के किनारे से तो बिंदु B तक पहुंचा जा सकता है, और बिंदु B के बाद कुछ रेतीला इलाका पार करने के बाद हम नमक कारखाने तक पहुंच सकते हैं। तथा एक सार्वजनिक रास्ता जो बिंदु D पर है नमक कारखाने तक जाता है, और एक सार्वजनिक और रास्ता है जो कि D है, वह नमक कारखाने तक भी जाता है, जिसकी दूरी 11/4 मील है। ठीक है। इसका पॉइंट 5 यह है कि 12 जून 1952
की शाम को कुछ कामगारों को ले जा रही एक नाव जो उस दिन अपीलकर्ता द्वारा नियोजित की गई थी। यह किसने कहा था? यह प्रतिवादी लोगों ने कहा कि 12 जून 1952 की शाम को कुछ कामगारों को ले जा रही नाव जो उस दिन अपीलकर्ता द्वारा नियोजित की गई थी, खराब मौसम और अधिक लोडिंग के कारण बिंदु बी से बिंदु ए तक खाड़ी पार करते समय पलट गई थी। तो दुर्घटना तब हुई जब नाव बिंदु ए के नज़दीक पहुंच चुकी थी। दुर्घटना के परिणाम स्वरूप कुछ कामगार डूब गए थे। जब 12 जून 1952 की बात है, 12 जून 1952 को कंपनी कर्मचारी जो है शाम को काम करके अपने घर वापस लौट रहे थे नमक लेकर। तो क्या हुआ था कि वह नाव, कर्मचारियों का कहना है कि नाव उसके द्वारा नियुक्त की गई थी अपीलकर्ता द्वारा, किंतु अपीलकर्ता द्वारा नाव, जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो उसने बताया कि अपीलकर्ता द्वारा नाव नियुक्त नहीं की गई थी। तो खराब मौसम के कारण जो नाव थी और उसमें ओवरलोडिंग के कारण वह नाव खाड़ी का जो किनारा ए था उसके नज़दीक अगर डूब गई थी, पलट गई थी और डूब गई थी, जिसके कारण कई लोग जो कर्मचारी थे वो मारे गए थे, डूब गए थे। जिसके कारण क्या होता है, पॉइंट 6 आया है, कामगार प्रतिकर अधिनियम के तहत, जो कामगार प्रतिकर अधिनियम है उसके तहत 7 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 1 को खारिज कर दिया गया था तथा अन्य 6 को प्रतिकर दिया गया था। ठीक है। विचार न्यायालय में जब बात गया तो श्रमिकों को प्रतिकर के संबंध में कमिश्नर ने यह तय किया कि दुर्घटना रोजगार काल में हुई है, अतः इन्होंने 6 मृतकों के आश्रितों को प्रतिकर प्रदान करने का आदेश दिया एवं 1 मामले को खारिज कर दिया तथा कंपनी द्वारा प्रतिकर प्रदान किया गया। विचार न्यायालय के समय जब मैटर गया था तो उसमें कमिश्नर ने सीधे बोल दिया था कि जो भी कामगार हैं जो डूब गए हैं वो अपने रोजगार के काल में, मतलब जो दुर्घटना हुई है वह रोजगार के काल में हुई है, क्योंकि उनको बताया गया था कि कंपनी द्वारा नाव नियोजित की गई थी इनको लाने ले जाने के लिए उस दिन। इसलिए उस बेस पर कमिश्नर ने फैसला दे दिया कि वे जो कर्मचारी थे वो काम रोजगार के काल में थे और उसी काल में दुर्घटना हुई, इसलिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर देना पड़ेगा, और प्रतिकर कंपनी द्वारा दिया भी गया। ठीक है। लेकिन जो अपीलार्थी थी, कंपनी थी, वह प्रतिकर देने के बाद भी हाई कोर्ट में जाकर केस लगाई। जब अपीलार्थी और वादी वही है, वादी ने सौराष्ट्र हाई कोर्ट में, जो मुंबई हाई कोर्ट कहलाता है, अपील दायर की और विचारण के पश्चात अपील खर्च सहित खारिज कर दी गई। और इसमें विचार किया गया हाई कोर्ट द्वारा और अपील जो थी खर्च सहित खारिज कर दी गई थी। उच्चतम न्यायालय, फिर जब हाई कोर्ट ने खारिज कर दी तो यह बात उच्चतम न्यायालय में गया। उच्चतम न्यायालय, वादी ने उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने इस अपील की अनुमति इस शर्त पर दी कि वादी ने श्रमिकों को जो प्रतिकर कमिश्नर के आदेशानुसार प्रदान किया है वापस प्राप्त नहीं कर सकता तथा उत्तरार्थियों को उनकी अपील का खर्चा देगा। इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपील इसी एक शर्त रखते हुए स्वीकार की कि जो तुम बोले तो सौराष्ट्र कंपनी के द्वारा कर्मचारियों को प्रतिकर दे दिया गया है वह प्रतिकर वापस नहीं लिया जाएगा, और जो कामगार हैं इनके जो अपील का खर्च आएगा वह कंपनी उठाएगी। इसी शर्त के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने अपील की स्वीकार कर ली थी, अपीलार्थी की अर्थात कंपनी की। यह अपील माननीय न्यायाधीश NS भगवती, S जाफर इमाम, PB गजेंद्र गड़कर न्यायाधीशों द्वारा सुनी गई, जिसमें विचारण हेतु निम्न प्रश्न थे। प्रश्न क्या था? क्या वादी तथा फेरीवालों में कर्मचारी गण के साल्ट
इसमें थोड़ी सी कुछ दिक्कत है, लिखा है, जिसमें मैं इसको साफ तरीके से बताता हूँ कि इसमें बोला गया है क्या बादी बोले तो सौराष्ट्र कंपनी, क्या सौराष्ट्र कंपनी फेरी वाले इसमें बोला गया है कि प्रश्न यह बना था कि क्या बादी तथा फेरी वालों के मध्य कर्मचारीगण को लाने तथा वापस ले जाने पर नाव की कोई व्यवस्था की गई थी, यदि हाँ तो उसकी शर्त क्या थी, इसका यह प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न यह था कि क्या यह व्यवस्था अस्थायी कर्मचारीगण के लिए मामले में भी लागू थी। तो इस बात के विषय में क्या होता है कि बादी इस बात की प्रथम जो प्रश्न है कि क्या बादी द्वारा कर्मचारीगण को लाने और ले जाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई थी, इसका उत्तर देते हुए कहा जाता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बादी तथा फेरी वाले के बीच कर्मचारीगण को लाने ले जाने की कोई व्यवस्था थी। सबूत से यह प्रतीत होता है कि कर्मचारीगण को लाने ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि बादी के अनुसार 10 कर्मचारीगण जो नाव में बैठकर आते थे वे फेरी वाले को पैसा देते थे। इसमें जो कंपनी है वो यह बोलती है कि हमारे द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नाव से कर्मचारीगण को लाने ले जाने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी तथा कर्मचारीगण अपने स्वयं से रिस्क से आते थे और वे फेरी वाले को अर्थात नाव वाले को जब भी आते थे उसका किराया वो स्वयं देते थे। तथा न्यायाधीशों द्वारा यह भी मत दिया गया कि कर्मचारी गण का कार्य तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि वे कार्य के स्थान पर पहुंच न जाए, तथा जब वे कार्य के स्थान से लौट जाते हैं तब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है। इसमें न्यायाधीशों ने कहा कि जब मतलब कोई भी कर्मचारी कार्य के स्थान पर अगर पहुंच गया है और कार्य के स्थान से अगर छूट गया है तो वह कार्य के दौरान माना जाएगा, कार्य के दौरान नहीं माना जाएगा। कार्य के स्थान में अगर पहुंच गया तो कार्य के दौरान माना जाएगा, तथा यदि कार्य के स्थान से शाम को छूट गया है, जब भी छूट गया है तो वह कार्य के दौरान नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इस पर विचार करते हुए यह कहा कि किंतु न्यायाधीशों ने यह कहा कि दोनों मामले में उचित फैलाव, थोड़े से फैलाव होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि कोई कंपनी पहुंच जाए और उसके पहले कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको प्रतिकर की व्यवस्था न की जाए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा कि इसमें थोड़ी सी फैलाव की आवश्यकता है और कहा कि कर्मचारी जब तक कंपनी की सीमा में रहता है तो समझा जाएगा कि वह कार्य के दौरान है, चाहे वह अपने कार्यस्थल तक पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो। ठीक है ना। इस तथ्य में विचार के लिए धारणात्मक विस्तार सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। मतलब स्वयं से धारणात्मक सिद्धांत का मतलब यह है कि स्वयं से धारणा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत अच्छा यह भी बात बताई थी कि कोई भी कंपनी कर्मचारी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जहां वह काम करता है उसी स्थान पर पहुंच जाए। अगर वह कंपनी की सीमा के अंतर्गत आता है तो वह कार्य के दौरान ही माना जाएगा। न्यायाधीशों ने यह भी मत दिया था कि यदि कोई कर्मचारी सड़क पर है या पब्लिक स्थान पर है या पब्लिक परिवहन पर है तो उसकी स्थिति उसी तरह होती है जैसे कि एक साधारण व्यक्ति की होती है और वह इस प्रकार कार्य के दौरान नहीं समझा जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति है, कंपनी जा रहा है किंतु वह रोड पे परिवहन में है और या कि सड़क पर चल रहा है तो वह एक समान मानव की तरह माना जाएगा, समान नागरिक की तरह माना जाएगा। वह कंपनी का कर्मचारी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके सीमा क्षेत्र में नहीं पहुंच जाता। ठीक है ना। तथा इस प्रकार वह कार्य के दौरान नहीं समझा जाएगा। न्यायाधीशों ने यह निर्धारित किया कि उक्त घटना तब हुई थी जब नाव बिंदु ए के नज़दीक पहुंच चुकी थी। बिंदु ए मतलब पोरबंदर शहर, जो खाड़ी था उसका दूसरा किनारा कंपनी के दूसरे छोर पे के लगभग नज़दीक पहुंच चुकी थी। ठीक है, पहुंच चुकी थी। यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन वादी को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। क्यों वादी को उत्तरदायी न ठहराने का मुख्य रीज़न यह था कि जो कंपनी थी, जो घाट बी था वह कंपनी के नज़दीक था और जो घाट ए था वह कंपनी के दूसरे छोर में स्थित था और जो नाव डूबी थी वह घाट ए के नज़दीक डूबी थी। इसकी पुष्टि मैप के द्वारा की गई थी। तो
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए यह कहा कि अपील जो कंपनी की अपील थी वो स्वीकार कर ली गई थी तथा कमिश्नर के आदेश का खंडन किया गया था, तथा फिर भी वादी प्रतिकर तथा अपील का खर्च कमिश्नर के आदेशानुसार देंगे, यह निर्णय दिया गया था। ठीक है, इसका प्रतिपाद्य विधि सिद्धांत यह है कि साधारणतः रोजगार काल तब शुरू नहीं होता जब तक श्रमिक रोजगार स्थल में ना पहुंच जाए तथा रोजगार स्थल आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। सॉरी, इसमें थोड़ी सी ऐसा बोलना चाहे कि साधारण स्थिति में मतलब बोलना चाह रहा है कि रोजगार काल तब तक शुरू नहीं होता है जब तक श्रमिक रोजगार स्थल में ना पहुंचे, किंतु जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे फैलाव दिया है कि अगर कंपनी की सीमा तक पहुंच जाए तो भी उसे रोजगार काल में माना जाएगा। लेकिन साधारणतः की बात किया जा रहा है, सामान्य स्थिति में, कि यदि रोजगार मतलब कंपनी कार्यस्थल तक अगर पहुंच गया है तो वह कार्य के दौरान माना जाएगा, अन्यथा वह कार्य के दौरान नहीं माना जाएगा। दूसरा इसका प्रतिपादित सिद्धांत यह है कि अगर कोई राजमार्ग पर है तथा जल पर वाहन पर है तो उसे साधारण व्यक्ति ही माना जाएगा, अर्थात उसे रोजगार संलग्न नहीं माना जाएगा। यह केस यहीं पे समाप्त होता है। जिन किसी को भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करें। थैंक यू।